हिंदुस्तान में पेट्रोल 250 रुपए का है, बांग्लादेश में 200 रुपए का है, पाकिस्तान में अब 146 रुपए का है, सबसे कम है। फिर बिजली, आधी बिजली तेल पे चलती है, वो महंगी। दालें 70% बाहर से मंगवाते हैं, वो दुगनी हो गई। 3 शुगर मिल्स सिंध के अंदर जो चल रही थी उनको बंद कर दिया और उसकी वजह से 140 पे पहुंच गई चीनी की कीमत। उसकी वजह से यहाँ की जो शुगर मिल्स थी इन्होंने ज़ख़ीरा अंदोज़ी करनी शुरू कर दी। ये मुश्किल वक्त है, सारी दुनिया में महंगाई है, तो इंशाल्लाह ये फिर कीमतें नीचे आ जाएंगी। जो रात के अंधेरे में जो पेट्रोल का बम जो है गिराया गया है पाकिस्तानी अवाम पे, 160 रुपए चीनी जो है हो गई है। जनाब ये रिलीफ है, बड़ी जल्दी आवाम के हाथ हमारे गिरेबानों तक पहुंचेंगे जिन लोगों को उन्होंने वोट दिया हुआ है। जो एहतजाज हुआ है या जो खुफिया मुआहदा हुआ है उसमें हुकूमत के पल्ले क्या रह गए? जो मुआहदा हुआ है वो यहाँ पे पेश करें। ये ऐवान किस लिए है? अगर हम इलेक्शन प्रोसेस में नहीं है तो इलेक्शन मीनिंगलेस है। इसलिए हम रिक्वेस्ट कर लेते हैं, शहबाज शरीफ साहब से कर लेते हैं, नवाज शरीफ साहब से कर लेते हैं, मरीम बीबी से कर लेते हैं कि जनाब टेक्निकल बुनियादों पर बाहर ना करें, हमें इलेक्शन लड़ने की इजाज़त है, बड़ी मेहरबानी होगी। 5 नवंबर 2021 शब 1:30 पर पहले से महंगाई से बदहाल अवाम पर हालत नींद में हुकूमत की जानिब से पेट्रोल बम गिरा दिया गया। अब से ठीक एक रोज पहले 138 रुपए फी लीटर मिलने वाला पेट्रोल अब 8 रुपए इजाफे के बाद 145 रुपए फी लीटर में मिल रहा है। वज़ीर आज़म के अवाम को रिलीफ देने के ऐलान के 48 घंटे बाद पेट्रोल की कीमत में इजाफे, कहीं 130, कहीं 140 तो कहीं 150 रुपए फी किलो चीनी और घी समेत दीगर अशाए जरूरिया की कीमतों में इजाफे से परेशान अवाम वज़ीर आज़म के रिलीफ पैकेज में रिलीफ तलाश करने पर मजबूर है। क्या खित्ते के दीगर ममालिक के मुकाबले में कम महंगाई का दावा करने वाले अपने ही मुल्क में अशियाए खुरोनोश को अवाम की कुव्वत खरीद में लाने के काबिल हो सकेंगे? ये एक सवाल है। प्रोग्राम पाकिस्तान का सवाल में खुशामदीद, मैं हूं सादुल हसन। आज के प्रोग्राम में जिस बुनियादी सवाल पर अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों से बात करेंगे, सबसे पहले उस सवाल पर एक नजर डाल लेते हैं। हमारा सवाल कुछ इस तरह से है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रात के अंधेरे में बड़ा इजाफा, क्या हुकूमत अवाम के सामने घबराने लगी है? इस सवाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है माहिर मईशत डॉक्टर अशफाक हसन साहब। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें वक्त देने के लिए। सर सबसे पहले तो ये बताइएगा कि पहले चीनी जहां पर मिल रही है वहां पर 150 रुपए फी किलो तक मिल रही है, घी ऑलरेडी महंगा है, ऊपर से रात के अंधेरे में पेट्रोल की कीमत में इजाफा, सर किस तरफ हालात जा रहे हैं? देखो, इस तेल की कीमत के बढ़ने का तो प्राइम मिनिस्टर ने अपने जब वो पैकेज के अनाउंसमेंट कर रहे थे तो उन्होंने बता दिया था, तो इसमें तो कोई सरप्राइज तो नहीं होनी चाहिए थी। और वो इसलिए बढ़ रहा है कि IMF ने आपसे कहा है कि आपने 600 बिलियन रखा है इसके लिए पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी के मद में अपने बजट में, तो आप उसको हासिल करें। तो उसको हासिल करने के लिए अगर ज़रूरत पड़े तो 30 रुपये फी लीटर तक आप जाएं, अपने पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी को बढ़ाएं, क्योंकि इतना तो सुप्रीम कोर्ट ने भी आपको इजाज़त दे दी है। तो लिहाजा अब हुकूमत ने ये एग्रीमेंट तो IMF के साथ किया है कि चलो 600 नहीं कर लेंगे, लेकिन उसके आसपास क्लोज तो कुछ कर लेंगे। 30 रुपये फी लीटर नहीं लगा सकते हैं तो कुछ न कुछ तो हम करेंगे। जो अब तक हम कर रहे थे वो तकरीबन 3 रुपया 28 पैसा था, लेकिन अब उसमें बढ़ाएंगे। तो जब आप बढ़ाएंगे तो उसका वो पास ऑन होगा तो उसकी कीमत बढ़ेगी, और इसी की तरफ इशारा किया था। ठीक है डॉक्टर साहब, आप भी ये तस्करा कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने अपनी तकरीर में जिक्र किया था, लेकिन तकरीर के 48 घंटे बाद रात के अंधेरे में अचानक इजाफा, क्या आप समझते हैं कि आइंदा भी फिर इस तरह के हम अचानक इजाफों का इम्कान और उम्मीद रखें, फिर उसके लिए भी तैयार रहें? देखो भाई, जब भी कोई मुल्क IMF में जाता है ना तो वो इसी तरीके से जख्मों से चूर चूर रहता है जैसे हम आजकल हैं। और इसी दिन की खातिर तो मैंने प्राइम मिनिस्टर को बहुत समझाता रहा कि सर ना जाएं, लेकिन चले गए। अब जब चले गए हैं तो अब जिस राह का हमने इख्तियार कर चुनाव किया है, अब उस रास्ते पे हम चल रहे हैं। अभी 1 साल और है IMF के साथ हमने गुजारा करना है, तो जितना आप अपने कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकते हो तो हमें करना चाहिए। लेकिन जब आप चले गए IMF में तो फिर यही होगा आपके साथ में। तो सारी दुनिया में होता है, जो मुल्क IMF के पास जाते हैं पैसा लेने के लिए,
उन सबों के साथ ये होता है कि पाकिस्तान नया तो नहीं है। आप इजिप्ट को ले लो, आप यूक्रेन को ले लो, आप अर्जेंटीना को ले लो, आप चिली को ले लो, मतलब आई कैन गो ऑन एंड ऑन। अच्छा डॉक्टर साहब हमारे साथ ही रहेगा, यहाँ पर मैं ज्वाइन किया है माहिर मईशत खुर्रम शहजाद साहब ने। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब हमें वक्त देने के लिए। सर, पहले प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अपनी तकरीर में अवाम को रिलीफ देने का दावा भी किया, लेकिन साथ ही साथ इशारा दे दिया कि पेट्रोल की कीमत बढ़ाना मजबूरी है। हमें समझ आई कि ज़हनी तौर पर तैयार कर रहे हैं, बट अचानक फिर रात के अंधेरे में पेट्रोल की कीमत में 8 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया गया। क्या आप समझते हैं कि यहाँ अब वो पॉइंट आ गया है कीमतें बढ़ने में कि गवर्नमेंट खुद भी अब अवाम से घबराने लगी है और इसलिए अब अचानक कीमतों में ये इजाफे हो रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। देखिए, पहली बात तो ये है कि ऑयल प्राइसेस बढ़ी हैं पिछले कोई 6 महीने में, और अभी जो है स्टेबल है कोई पिछले 1 महीने से। और अगर आप ओवरऑल देखें तो जो मेन इम्पैक्ट है, जो मेन फैक्टर्स हैं कीमतें बढ़ाने के, वो दो रीज़न्स हैं। एक तो ये कि आपके जो है IMF के साथ रवाबित दोबारा कायम होने हैं, जिसमें आपको जो है IMF प्रोग्राम में दोबारा जाना है। और IMF की एक रिक्वायरमेंट ये है कि पेट्रोल पे जो टैक्स है उसका एक टारगेट है और वो बढ़ाना है आपने, क्योंकि उसका जो टारगेट था 600 अरब का था और वो जो है लास्ट ईयर तकरीबन 424 अरब इकट्ठे हुए थे। तो वो अगर कम हो रहा है तो नेचुरली टैक्स आपका जो है वो कम हो जाएगा। तो एक तो ये प्रॉब्लम है कि ये वाला टैक्स जो है मुश्किल तो बहुत है, क्योंकि आवाम के ऊपर डायरेक्ट लगता है, जो कि नहीं होना चाहिए और उसकी कोई रीजंस भी नहीं है ऐसे। पहले तो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी था, उसको पेट्रोलियम लेवी कर दिया गया ताकि वो डेवलपमेंट का उसमें जो है वो कोई एस्पेक्ट ना हो। तो ये डायरेक्ट टैक्स ऑफ कोर्स है और ये प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, आवाम पे उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है और महंगाई में इजाफा होता है। तो एक तो ये रीज़न है IMF की तरफ से। दूसरा ये कि जो रुपी है, रुपये की कदर में बहुत कम थी, आपने देखा है 175 तक चला गया, रात को थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है, बट तकरीबन 10% की अगर गिरावट नज़र आई है रुपये में अगेंस्ट डॉलर। तो नेचुरली हम इंपोर्ट जब करते हैं कोई चीज़, एक तो वो महंगी होना, ठीक है, फिर आपका जिस करेंसी में आप इंपोर्ट कर रहे हैं उसका बढ़ जाना आपकी करेंसी के, बिल्कुल ठीक है। और बिल्कुल आप दुरुस्त बात करें, करेंसी की वैल्यूएशन भी एक बड़ा फैक्टर है। हमारे साथ ही रहेगा डॉक्टर साहब, आप भी जिक्र कर रहे थे अपनी गुफ्तगू में IMF प्रोग्राम का, अभी भी जिक्र इसी का हो रहा है। अब गवर्नमेंट एक जानिब ठीक है पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी देती है कि माजी की हुकूमतें जिम्मेदार है हमारे IMF प्रोग्राम में जाने के, ब्लेम गेम से कता नजर IMF प्रोग्राम एक हकीकत है, लेकिन इस हकीकत को मद्देनजर रखते हुए भी क्या गवर्नमेंट किसी तरह से रिलीफ दे सकती है अवाम को IMF प्रोग्राम में रहते हुए भी? IMF के प्रोग्राम में कोई रिलीफ नहीं होता है। ये किसने कह दिया आपको? ये तो प्रोग्राम की जो डिजाइन ही इस तरीके से है कि वो रिलीफ के नाम की तो कोई चीज नहीं है। जो रिलीफ माजी में दी जा रही होती थी उसको विड्रॉ करने के लिए कहा जाता है। तो इसमें रिलीफ की आप कोई तवक्को ना करें जब तक आप IMF के प्रोग्राम में हैं। अब दुआ करें कि अगले IMF की तरफ ना जाए, कि जिसकी पूरी कोशिश हो रही है कि पाकिस्तान को फिर 2022 में फिर 3 साल के लिए लेके जाया जाए। अब आप लोगों की कोशिश ये होनी चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर से आप कहें कि जी आप बताएं आप कि आप जाएंगे कि नहीं अगले के लिए। अब इतने ज़ख्मी होने के बावजूद भी, ठोकर खाने के बावजूद भी अगर हम कहेंगे नहीं हम जाएंगे, हमारी मजबूरी है, तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज है ना। अब जो हो गया वो हो गया, जो चल रहा है वो चलेगा। जितनी आप कोशिश कर सकते हैं आवाम को बचाने के लिए, क्योंकि उसमें बचाने की कोई चीज़ नहीं है। हर चीज़ आपको जो IMF वाले कहेंगे आपने करना है। और चूंकि इस वक्त IMF का प्रोग्राम हमेशा सियासी प्रोग्राम होता है, हम IMF को सिर्फ सामने रखते हैं। IMF के साथ 2 और इदारे हैं जिनका हम जिक्र नहीं करते, एक वर्ल्ड बैंक है और एक यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी है। ये 3 जो है इनके दरमियान एक कंसेंसस है कि जब भी कोई मुल्क, हम जैसा मुल्क अगर जाएंगे IMF के पास पैसा लेने के लिए तो उनको सर्टेन सेट ऑफ पॉलिसीज इंप्लीमेंट करनी होगी। IMF तो सिंपली एक फेस है, लेकिन पीछे 2 और भी तो है ना। अच्छा खुर्रम शहजाद साहब, आप जरा ये बताइएगा कि गवर्नमेंट यहाँ पर एक क्रेडिट ये भी लेती है सारी महंगाई की सूरत हाल में कि कीमतें मजीद महंगी भी हो सकती थी, लेकिन खित्ते के मुकाबले में अगर कंपेयर करें दीगर ममालिक के मुकाबले में तो कीमतें पाकिस्तान में कम हैं और कंपेरेटिव एनालिसिस में ज़ाहिर पाकिस्तान में महंगाई नहीं है, बकौल गवर्नमेंट ये उनका क्रेडिट है। क्या आप समझते हैं कि बाकी तमाम इकोनॉमिक फैक्टर्स को निगेट करके सिर्फ इस एक चीज़ को बुनियाद बनाकर कंपेरिजन ड्रॉ किया जा सकता है? नहीं, देखें, ये एक्चुअली जो है वो एक साइड है पिक्चर की, क्योंकि
आप कोई भी चीज़ देखते हैं तो वो क़ुव्वत ख़रीद की जो है वो तनाजुर में देखते हैं, यानी कि आपकी परचेजिंग पावर कितनी है, तो उस हिसाब से चीज़ें महंगी या सस्ती होती हैं। आइसोलेशन में कोई चीज़ महंगी सस्ती नहीं होती। आपके शहरों में भी परचेजिंग पावर डिफरेंट हो सकती है, देहातों में भी डिफरेंट हो सकती है। एक चीज़ देहात में अफोर्डेबल होती है, शहरों में नहीं होती, या कुछ चीज़ें शहरों में अफोर्डेबल होती हैं, देहातों में नहीं होती। तो ये बेसिकली कहना कि पाकिस्तान में पेट्रोल प्राइसेस जो है पूरे खित्ते में या बहुत ममालिक से सस्ती हैं, ये आधी तस्वीर का आधा रुख है। जो पूरा रुख है वो ये है कि आपके यहाँ परचेजिंग पावर यानी कि आपकी पर कैपिटा इनकम, आप साल में ऑन एवरेज एक एवरेज पाकिस्तानी कितने पैसे कमा लेता है ऑन एवरेज, तो उसके हिसाब से देखेंगे अगर आप, तो हमारे यहाँ प्राइसेस एक्चुअली महंगी हैं। बांग्लादेश से एक्चुअली महंगी हैं, इंडिया से महंगी हैं, चाइना से महंगी हैं, मिडल ईस्ट से महंगी। मिडल ईस्ट से चले आप हटा दें, वो तो ऑयल प्रोड्यूस भी करते हैं। इवन बहुत सारे कंट्रीज, आप अभी एक एग्जांपल दी जाती है कि अमेरिका में तो प्राइसेस बड़ी बहुत ज़्यादा हैं। उनकी आपको परचेजिंग पावर पता है $55,000 पर ईयर, हमारे यहाँ $1,500 भी नहीं है। तो पॉइंट ये है कि ये कहना कि प्राइसेस सस्ती हैं, ये एक साइड है। जो भी बताया जाता है, जो भी ये चीज़ गाइड करता है प्राइम मिनिस्टर साहब को, आई थिंक पूरी पिक्चर बतानी चाहिए कि ये फैक्ट्स हैं। मतलब ये हम इससे चेहरा नहीं छुपा सकते या इस पर पॉइंट स्कोरिंग कोई नहीं कर सकता। अगर आप सही पिक्चर दिखाएं, सही फैक्ट्स बताएंगे, तभी आपकी पॉलिसी ठीक होगी, तभी आप करेक्शन की तरफ जाएंगे। वरना हम हाफ पिक्चर दिखा के या तो अपने आप को धोखा दे रहे होंगे या जनरेशन को धोखा दे रहे होंगे, ये ठीक नहीं है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, 1 नवंबर को प्राइम मिनिस्टर की जानिब से ओगरा की समरी मुस्तरद की गई और ये कहा गया कि कौम के लिए रिलीफ देने के लिए हम कीमतें नहीं बढ़ा रहे हैं। फिर एग्जैक्ट 4 दिन बाद 5 तारीख को कीमतें बढ़ा दी, लेकिन अभी भी ये कहा जा रहा है कि अगर इंटरनेशनल प्राइस देखी जाए तो उसके मुकाबले में अभी भी कम कीमत बढ़ाई है। क्या आप समझते हैं कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं अवाम को रिलीफ फिर भी दे रही है इस मुश्किल सूरत हाल में? देखो, बात यह है कि इसमें तो कोई शक नहीं है ना कि मौजूदा हुकूमत काफ़ी अंडर प्रेशर में तो आ चुकी है, बहुत ज़्यादा आ चुकी है। तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे कि वो सरेंडर कर दें अवाम के सामने? नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। और कुछ ना कुछ सियासी बयान देते रहना पड़ता है, कुछ ना कुछ हौसला भी देना पड़ता है कि चलो वक्त ही है, अब हम ठीक कर लेंगे अपनी मईशत को। तो ये एक हौसले वाली बात है, लेकिन डीप डाउन प्राइम मिनिस्टर को भी पता है कि चीज़ें ठीक नहीं हैं, चीज़ें ख़राब हो गई हैं। तो अब एक तरफ चीज़ें भी ख़राब हो जाए, दूसरी तरफ आवाम को कोई हौसला भी ना दिया जाए, तो फिर तो वो सियासत जो है वो कैसे की जाएगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आवाम को थोड़ा हौसला दिया जाए, और अगर जो कोशिश कर सकते हैं, जैसे 120 बिलियन का एक पैकेज प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया है, वो कि ये हमारे ज़ख्मों का, जो आवाम के ज़ख्मों का मदावा तो नहीं है, लेकिन एक कोशिश तो की गई है कि जितनी जेब में सकत थी उसके मुताबिक कुछ देने की कोशिश की गई है। शायद बहुत सारे जो हमारे कम आमदनी वाले लोग हैं, जिनके पास बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का कार्ड होगा, उन्हें चंद चीज़ें हैं, 3 चीज़ें हैं, दाल, ये आटा है, दाल है, घी है, ये सस्ते दामों में मिल जाएगा। खुर्रम शहजाद साहब, क्या इस सारी सूरत हाल में आप देख रहे हैं गवर्नमेंट कुछ कोशिश कर रही है आवाम को रिलीफ देने की? क्योंकि ठीक है, मजबूरियां अपनी तरफ हैं, इंटरनेशनल प्राइसेस अपनी तरफ है, लेकिन क्या गवर्नमेंट की कोई प्लानिंग नजर आ रही है आपको जो कदरे आवाम फ्रेंडली हो? देखें, इंटेंशंस तो सबकी होती हैं कि बेहतरी हो, फायर फाइटिंग करते हैं लोग, और गवर्नमेंट ने भी कोशिश डेफिनेटली की है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ ऑफकोर्स प्रायोरिटीज़ थोड़ी सी जो है वो मिसप्लेस्ड हैं, और मुझे लगता है ये कि गवर्नमेंट बहुत कुछ बेहतर कर सकती थी, और गवर्नमेंट गवर्नेंस से रिलेटेड बहुत कुछ बेहतर कर सकती थी, प्लानिंग बड़ा टाइम पे कर सकती थी, एनर्जी प्लानिंग ख़ास तौर पे, वो हमने बोट मिस की है लास्ट ईयर भी, इस साल भी, और उसका खमियाजा जो है आवाम भुगतती है। फिर गवर्नमेंट करती है कि वो फिर सब्सिडी के फॉर्म में रिटेल प्राइस पे उसको कम करने की कोशिश करती है। तो दो उसमें चीज़ें हो सकती हैं कि प्लानिंग टाइम पे हो, एनर्जी प्लानिंग टाइम पे हो, और दूसरा ये एनर्जी के साथ साथ जो आपका जो टाइमली डिसीजंस हैं वो जो है ना वो लेने चाहिए। ठीक है, यानी टाइमली डिसीजंस, और इसी चीज़ पर ज़्यादा तनकीद जो है वो गवर्नमेंट पर की जा रही है कि टाइमली डिसीजंस जो है वो नहीं लिए जा रहे। चीज़ ये है कि आप जो है रिटेल पे जाके सब्सिडी दे के कम करने से बेहतर है पीछे जो पूरी सप्लाई चेन है उसको करेक्ट करें, स्ट्रक्चर करें उसको। ये जब सब चीज़ें नहीं होंगी तो डेफिनेटली हमें ये हर मर्तबा जो है वो फेस करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा,
डॉक्टर इशफाक साहब, आप अभी सजेस्ट कर रहे थे कि जो एक ही हल है जो इस वक्त नजर आता है वो ये कि गवर्नमेंट अगले आईएमएफ प्रोग्राम में ना जाए, लेकिन ये वही हुकूमत थी इक्तदार में आने से पहले खान साहब ने कहा कि आईएमएफ में नहीं जाएंगे, जाना पड़ा तो खुदकुशी कर लेंगे। जो टीम इन तमाम तर दावों के बावजूद भी आईएमएफ में जाने को नहीं रोक सकी पाकिस्तान को, क्या आप समझते हैं कि अगले प्रोग्राम में जाने से रोक पाएगी यही टीम? देखो, इसके लिए सिर्फ मैं इस टीम को नहीं कहूंगा, इस पूरे मुल्क के अवाम को चाहिए कि यह आवाज उठाए, सर नो मोर आईएमएफ प्रोग्राम, नो मोर। ये तमाम अवाम को पीछे खड़ा होना होगा इस हुकूमत के साथ में, तो फिर ये बात बनेगी। वरना टीम बेचारे डरा जाते हैं, वो फिर भागते हुए फिर चले जाएंगे। इसलिए अवाम को चाहिए, आप मीडिया के जरिए से भी, कि वो कौम को इस हुकूमत के पीछे उनका हाथ मजबूत करे कि जी नो मोर आईएमएफ प्रोग्राम प्लीज। तो ये आपकी मीडिया की तरफ से अगर ये इस किस्म की चीजें हों, अभी तक तो मैंने नहीं देखा कि किसी भी चैनल से ये बात कही गई हो कि वजीर आज़म साहब आपने ये गलती तो कर दी है, आइंदा ये गलती ना करें, 2022 में आप दोबारा आईएमएफ में ना जाएं। ये मीडिया की तरफ से आना चाहिए ना। तो फिर हुकूमत के हाथ को मजबूत करना पड़ेगा, हम सबों को मजबूत करना पड़ेगा। सिर्फ टीम पे छोड़ देंगे तो वो तो फिर टीम तो बेचारी बहुत। डॉक्टर साहब, आप ये नहीं समझते कि नो मोर आईएमएफ ही के स्लोगन पर 2018 में अवाम ने इस हुकूमत को वोट दिया था? ठीक है, एहतसाब के साथ साथ ये भी बहुत बड़ा दावा था कि कशकोल नहीं उठाएंगे, इमदाद नहीं लेंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे। तो अगर तब हुकूमत ने अवाम के इस मैंडेट का एहतराम नहीं किया, तो अब क्या आप समझते हैं कि करेगी अगर अवाम साथ खड़ी हो जाए नो मोर आईएमएफ पे? देखो, ये बहुत डीप बातें हो जाएंगी। आईएमएफ में कोई मुल्क जो है जब जाता है तो उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और आप ये सोचें कि अगर इसके बावजूद भी प्राइम मिनिस्टर चले गए हैं तो कोई ना कोई ऐसी चीज़ होगी जिसका शायद आपको इल्म में नहीं है, ना मुझे इल्म है। हालांकि मैं तो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल का मेंबर भी था और मैंने बहुत कोशिश की प्राइम मिनिस्टर को इस रास्ते पे चलने से मना करने के लिए, लेकिन शायद मेरे पास उतनी इंफॉर्मेशन नहीं होगी जो हुकूमत के पास थी। उनकी कोई ना कोई मजबूरियां होंगी जिसकी वजह से उनको जाना पड़ गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर इशफाक हसन साहब, खुर्रम शहजाद हमारे साथ मौजूद थे और इस तमाम तर सूरत हाल पर अपनी माहिराना राय से हमें आगाह करें। नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे और दीगर मामलों पे कुछ बात करेंगे। वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से कलदम का लफ्ज़ हटाने के लिए पंजाब काबीना की जानिब से विफाक को समरी अरसाल कर दी गई है। जल्दी वफाकी हुकूमत की जानिब से तहरीक लब्बैक से कलदम का लफ्ज़ बाज़ाबता तौर पर हटाए जाने के इम्कानात हैं। दूसरी जानिब तहरीक लब्बैक से मुआहदे पर अमल दरामद करते हुए गिरफ्तार कारकुनान की रिहाई का सिलसिला भी जारी है और शेड्यूल फोर्स से नाम हटाने पर भी पेशरफ्त हो रही है। क्या एक जमात को बतौर अस्करी जमात डील करने और भारतीय फंडिंग से मुल्क को गैर मुस्तहकम करने के दावे, एक हफ्ते से जायद कौमी शाहराह बंद रखने और पुलिस एहलकारों की शहादत समेत उस जमात के कारकुनान के जानों की ज़िया के बाद उसी जमात से मुज़ाकरात और उसे कौमी सियासी धारे में शामिल करना, इस सारे मामले से निपटने की हुकूमती बदइंतजामी का सबूत है। एक सवाल है। ब्रेक के बाद प्रोग्राम के इस सेगमेंट में जिस आम सवाल पर अपने मौजूद मेहमान से बात करेंगे, उस सवाल पर एक नजर डाल लेते हैं। हमारा सवाल यह है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को मरकजी धारे में वापस शामिल करने का रास्ता देना, क्या ये एक दुरुस्त फैसला है? हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब। जनरल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें वक्त देने के लिए। सर, एक तरफ ठीक है, खुशाइन बात यह है कि मामला हल होता हुआ नजर आया है, अनकरीब मुआहदे पर भी मुकम्मल अमल दरामद हम देख रहे हैं जो भी सामने आया है। क्या आप समझते हैं कि यह मामला वक्ती तौर पर हल हुआ है जिस तरह से इस साल के आगाज में या माजी में हमने देखा, या एक ही दफा बेहतर तरीके से हल कर लिया गया इस मामले को? सर थैंक यू वेरी मच। देखिए, चूंकि जो मुआहदा हुआ है उसके पूरे मंदोजात अभी तक सामने नहीं आए हैं और उसकी क्या कंडीशनैलिटीज़ हैं, क्या शराइत हैं जिन पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान आमादा हुई है या उन्होंने एग्री किया है। अब रहा मजहबी सियासी जमात, यस मजहबी सियासी जमात है, उन्होंने इंतखाबात में हिस्सा लिए हैं, बरेलवी सेक्ट से इनका ताल्लुक है। फॉलोइंग मुल्क में तकरीबन 80% बरेलवी लोग रहते हैं मुसलमानों में से, तो उनकी बरेलवीज़ की अक्सरियत है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है।
ठीक है। लेकिन देखना यह है कि क्या ये जमात अपने कंडक्ट में, अपने रवैये में क्या वो शिद्दत ही रखेगी? क्योंकि इनका खमीर तो उठा था कादरी के जो गवर्नर पंजाब का मर्डर हुआ था, उसके बाद से इन्होंने एक तहरीक पकड़ी और उस शख्स को जिस तरीके से यूलोजाइज किया गया, जिस तरीके से उसे हीरो बनाया गया, और फिर उनके मज़ारात की तामीर और उसके मज़ार की तामीर और सारा कुछ जो कुछ हुआ वो हम सारी कौम के सामने है। अब देखना ये है कि इस जमात ने 6 दफ़ा एहतजाज किया है और 6 की 6 दफ़ा तशद्दुद पर बात ख़त्म हुई और तशद्दुद ही किया, सड़कें बंद की, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के ऊपर हमला आवर हुए, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के साथ जो भी इन्होंने सलूक किया वो सब हमने देखा है। देखने की बात यह है कि क्या मुस्तकिल कानून साजी इस हुकूमत ने कर ली है? क्या जो जिहाद है या फॉरेन पॉलिसी है उसका बीड़ा गवर्नमेंट उठाएगी या इन लोगों के हाथ में दे दिया जाएगा? तो अगर तो इन चीज़ों का सद्देबाब कर दिया गया है और शिद्दत की राह को रोकने के लिए फर्म कानून साजी कर ली गई है और आइंदा ये जमातें तशद्दुद के ज़रिए अपने मुतालबात मनवाने के लिए या डिक्टेट करने के लिए गवर्नमेंट को अगर ये रवैया इख्तियार नहीं करेंगी, उसकी फर्म अश्योरेंसेस हैं, उसकी कोई जुडिशल बाइंडिंग है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंडिंग कर दी गई है, तो फिर तो इस जो समझौता है उसको हम कह सकते हैं कि एक अच्छी नवीद है, आइंदा के लिए ये रास्ता मसदूद हो गया, बंद हो गया। लेकिन अगर इन जमातों ने यही रवैया रखना और बिलखुसूस तहरीक लबैक पाकिस्तान ने यही रवैया रखना है, तो फिर मैं समझता हूँ कि इसमें वक्ती तौर पे अगर हम वक्त गुजारने के लिए एक मुआहदा कर लिया गया है तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। कल फिर यही रवैया होगा, यही रविश होगी। बिल्कुल जलसा, यही रेलेवेंट खदशा है जिसका आप भी इजहार करें। लेकिन आपने डेफिनेटली गवर्नमेंट की हैंडलिंग को भी बगौर देखा है। जब ये सारा एहतजाज चल रहा था जो 1 हफ्ते से जायद पर मुहित था, एक जानिब हमारे इंटीरियर मिनिस्टर इनसे मुज़ाकरात की बात करते रहे कि जी इनके तमाम तर मुतालबात हमें कबूल हैं सिवाय फ्रांस के सफ़ीर वाले और एम्बेसी वाले। दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलात बड़ा हार्ड लाइन स्टांस लेते रहे। ये भी कहा गया कि भारतीय फंडिंग हमें शवाहिद मिल गए हैं, दीगर ममालिक की फंडिंग के शवाहिद ढूंढने हैं, गैर मुस्तहकम करने के एजेंडे पर हैं। इस तमाम तर तशद्दुद वाले जो रवैया गवर्नमेंट ने इस्तेमाल किया, जो हार्ड लाइन स्टांस अगर हम कहें इसको, उसके बाद फिर मुज़ाकरात किए, क्या आपको गवर्नमेंट खुद एक पेज पर और क्लैरिटी के साथ नजर आई है इस जमात से डील करते हुए? सर देखिए, हमारी सियासी जमातों का रवैया हमेशा से यही रहा है। ये कोई ये हुकूमत अकलौती या अछूती नहीं है। पीपल्स पार्टी ने अपने दौर में जब भी उन्हें चैलेंजेस का सामना हुआ उन्होंने भी यही रवैया रखा। एक दफ़ा बेनज़ीर भुट्टो को चैलेंज किया गया था सवात में, जब सूफी मोहम्मद ने सड़कें बंद कर दी थी और इनके एक MP को उठाकर कत्ल भी कर दिया था। उस पर बेनज़ीर भुट्टो ने उनके साथ मुआहदा किया और उन्हें निज़ाम अदल देने का वादा करके एक अमन की सूरत पैदा कर दी और सड़कें खुलवा दी। ना उनको निज़ाम अदल दिया गया, ना उसका कोई हतमी हल ढूंढा गया। फिर जब ताहिरुल कादरी साहब इस्लामाबाद में एक जुलूस लेकर आ गए थे तो हमने देखा कि चौधरी शुजात हुसैन और कमर जमान कायरा उनके कंटेनर में बैठकर उनके साथ मुज़ाकरात करने पहुंच गए थे और उनके साथ वादे वहीद करके उनको वहां से एक दफ़ा रुखसत कर दिया था। न उस मुआहदे पर अमल हुआ, न उसके बाद वो रास्ता रोक सका ताहिरुल कादरी साहब का, और वो एक दफ़ा फिर मेन सीन पर आ गए। तो इसी तरह जो मुस्लिम लीग नून है उन्होंने सूफी मोहम्मद के साथ भी मुज़ाकरात किए, और जब पिछले 2017 में ये आए थे तहरीक लबैक पाकिस्तान, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी पंजाब में, क्या उन्होंने इन्हें रोका था? फिर उन्होंने ताहिर कादरी साहब की आमद से पहले मॉडल टाउन का एक वाक़या कर दिया, 16 अफराद शहीद कर दिए, 96 को गोली मार दी, घर का घेराव कर दिया, और फिर उसी धरने के सामने वो क्रेन्स लेकर चल पड़े। ना हुकूमत ने उन्हें रोका और वो पहुँचते पहुँचते फिर एक दफ़ा इस्लामाबाद पहुँच गए। तो ये रवैया तमाम सियासी जमातों का यही रहा है, क्योंकि हुकूमत ने लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को गन फॉडर समझ रखा है, उन्हें मॉब के सामने धकेल दिया जाता है, उनके कानून में उनके हाथ बांध दिए जाते हैं। न कोई हुकूमत ऐसी जुर्रत करती है कि इतने बड़े मॉब पर कोई सख्त कार्रवाई की जाए, और वो रास्ते तलाश करते रहते हैं। मैंने इसलिए पहले कहा है कि अगर हुकूमत ने मुस्तकिल फैसला साजी कर ली है और बाइंडिंग कर दी है इन जमातों के ऊपर
कि इस तरह का रवैया जो तशद्दुद पसंद है या जो धरने हैं या ज़ाती और कौमी इमलाक को नुकसान पहुंचाना है या सड़कें बंद करनी है, अगर इस रवैये से वो बाज आने का हतमी मुआहदा करते हैं तो फिर तो इस उनके साथ मुआहदे की कोई वजह बनती है कोई, क्योंकि रियासत भी सिर्फ ताकत इस्तेमाल का नाम नहीं है, रियासत भी अवाम पर गोलियां चलाने का नाम नहीं है। जिस दिन इस जमात को दहशतगर्द जमात करार दिया गया था पिछली दफ़ा, क्या उस वक्त उनके कोई बैरूनी राब्ते थे? क्या उस जमात ने बहसीयत कुल पूरे पाकिस्तान में दहशतगर्दी की थी? दहशतगर्द किसी सियासी पार्टी को प्रोस्क्राइब करने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस चाहिए होती है। वायलेंस हुई है, वायलेंस यकीनन इस जमात ने की पहले भी, और मैंने कहा 6 दफा ये वायलेंस कर चुके हैं। आपने और अपनी हर गुफ्तगू दफा के आगाज में भी ये कहा था कि अभी जाहिर है हमें मुआहदे की निकात का नहीं पता कि वजह क्या है, मुआहदा अवाम से मख्फी क्यों रखा जा रहा है? अपोजिशन जमातें भी डिमांड कर रही हैं और डेफिनेटली अवाम भी हक रखते हैं कि जाने के मुआहदे की क्या शिकें हैं, किन शराइत पर यह मुआहदा हुआ है। देखिए, अपोजिशन जमातें तो सियासत कर रही हैं, जो उन्होंने मुआहदे किए थे आप अपनी आर्काइव उठा के देख लें, मुझे बेनज़ीर और नवाज शरीफ का सूफी मोहम्मद के साथ होने वाला मुआहदा निकाल के दिखा दें, ताहिर अल कादरी के साथ जो मुआहदा हुआ था, या पिछली दफ़ा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ जो मुआहदा हुआ था नवाज शरीफ गवर्नमेंट में, जब एहसन इकबाल साहब ने जाके उस धरने में काउंटर साइन किए थे एक मुआहदे के ऊपर, उस सारे को सामने ले आएँ और रखें कौम के सामने कि जी इसमें से किन शिकों पर अमल हुआ और कौन से मुआहदे जो थे फार्मलाइज हुए, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग क्या थी। मुआहदा आज नहीं तो कल इस हुकूमत को सामने लाना पड़ेगा। स्ट्रेट खुफिया मुआहदे नहीं करती तंजीमों के साथ, आज नहीं तो कल लाएंगे, पार्लियामेंट में ले जाना पड़ेगा और इसको पब्लिक हुकूमत को करना पड़ेगा। मेरे ख्याल में अभी तक उसकी जो फाइनल शक्ल है, ये मेरी ज़ाती राय है क्योंकि मुआहदा मैंने देखा नहीं है, मेरी ज़ाती राय ये है कि अभी तक कुछ लकूनाज हैं जिन पे एग्रीमेंट हो रहा है या जिनको हतमी शक्ल दी जा रही है। जिस दिन कोई हतमी शक्ल दे दी गई, मुआहदा तो सामने लाना पड़ेगा हुकूमत डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को, वो इसको खुफिया नहीं रख सकते। लेकिन जो गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट्स आई थी मिनिस्टर्स की तरफ से कि हिंदुस्तान के साथ राब्ते के सबूत मिल गए हैं, अलकायदा से राब्ते के सबूत मिल गए हैं, फॉरेन फंडिंग के सबूत मिल गए हैं, अगर ऐसी बात है तो वो सबूत सामने लाएं और लोगों का ट्रायल करें, फिर उन अफराद को या उस लीडरशिप को कोई रियायत नहीं मिलनी चाहिए जिन्होंने गैर मुल्की राब्ते पे ये सब कुछ मुल्क में किया है। लेकिन अगर ये सब झूठ था तो फिर इस तरह के झूठ से इज्तनाब करना चाहिए और बदगुमानी नहीं फैलानी चाहिए। डेफिनेटली इस तरह के गलत दावों पर भी जवाब देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब हमारे साथ मौजूद थे, सारी सूरत हाल पर हमें तज्जिए से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, मुल्की सियासी मंजरनामे में अपोजिशन जमातों के एक मरतबा फिर हुकूमत मुखालिफ सरगर्मियां तेज करने के लिए राबते तेज हो चुके हैं। अपोजिशन लीडर की जानिब से मुख्तलिफ सियासी जमातों से राबते और बिलखुसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी मामलात हल करने की कोशिशों की खबरों ने जोर पकड़ लिया है कि आवाम को हुकूमत के मुजालिम से निजात दिलाने का वादा करने वाली अपोजिशन जमातें हकीकी बुनियादों पर महंगाई से सताई आवाम की खुद से वाबस्ता उम्मीदों को पूरा कर पाएंगी, ये एक सवाल है। और जिस अहम सवाल पर अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमान से अब हम बात करेंगे जो सियासी मंजरनामे से डील रखता है, वो सवाल यह है कि शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो समेत दीगर अपोजिशन रहनुमाओं से राबता, क्या बड़ी अपोजिशन जमातें एक मरतबा फिर मुत्तहिद होने जा रही हैं? हमारे साथ इस सवाल पर बात करने के लिए मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सीनियर रहनुमा फैसल करीम टुंडी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। सबसे पहले सर ये बताइएगा कि आज जो बड़ा अहम राब्ता हुआ है शहबाज शरीफ साहब का बिलावल भुट्टो साहब से, क्या ये पार्लियामान में अपोजिशन मुत्तहिदा तौर पर करने के हवाले से लाहेमल तय हो रहा है, या फिर एक मरतबा फिर से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम के साथ चल के हुकूमत मुखालिफ तहरीक को मजीद आगे बढ़ाएगी? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आज जो है शहबाज शरीफ साहब जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है और पीएमएलएन के प्रेसिडेंट भी हैं, उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को फ़ोन किया और वक्तन वो मुख्तलिफ इशूज़ पे अपोजिशन को एतमाद में रहने के लिए फ़ोन करते हैं, जैसे माजी में भी इलेक्शन कमीशन के हवाले से या बाकी हवालों से था, वो करते रहते हैं। आज और हमेशा ये चीज़ें खुशाइंद होती हैं कि अपोजिशन पार्लियामेंट के अंदर, हम हमेशा ये कहते हैं कि अपोजिशन पार्लियामेंट के अंदर अपना एक रोल प्ले करे, और हम एक रोल प्ले करते हैं क्योंकि शहबाज शरीफ साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन है। हम उनके साथ जो है पूरी हमारी कोशिश होती है कि हम उनको सपोर्ट दें और वो हम करते रहते हैं।
और हमेशा इसका जो है खुशैन चीजें होती हैं और अच्छे रिजल्ट निकलते हैं। जहां तक पीडीएम का है, पीडीएम एक अलग टॉपिक है, वो इसके साथ उसका ताल्लुक नहीं है कि ये पार्लियामेंट के अंदर की जो चीजें हैं उस पर हम डिस्कस कर रहे हैं। पीडीएम का जो है वो एक अलग वो है, और हमने आज भी कहते हैं कि आज भी अगर अपोजिशन जमातें इकट्ठी होती हैं और अदम एतमाद की तहरीक लेके आती हैं पंजाब में भी और मरकज में भी, तो हम इस हुकूमत से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। आपने देखा कि बलूचिस्तान में कुछ हुआ, सबके सामने अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हुई। अब वो बातें हैं कि जो पीडीएम के दोस्त ये कहते थे कि अदम एतमाद की तहरीक कामयाब नहीं हो सकती, तो ये देखें कि बलूचिस्तान में अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हुई है। यही बात हम बहुत अरसे से कह रहे थे कि आप करें पंजाब में, आप करें मरकज में अदम एतमाद की तहरीक। अब तो देखें लोगों का, आप जो पीटीआई के जो है पार्लियामेंटेरियन या पीटीआई के दोस्त हैं वो अवाम में नहीं जा सकते हैं। किससे आप मुझे बताएं, जो महंगाई हो रही है और जिस तरीके से कल उन्होंने रात के अंधेरे में जो बम फेंका पेट्रोलियम का, वो भी सबके सामने है। तो फैसल साहब, जो आप बलूचिस्तान में तहरीक एतमाद का जो आप जिक्र कर रहे हैं, क्या वो क्रेडिट भी आप पीपल्स पार्टी को देते हैं और उसको बुनियाद बनाकर आप एतमाद में लेना चाहेंगे नून लीग को कि पंजाब में भी कदम बढ़ाएं तहरीक एतमाद के लिए? नहीं, मैं उसका क्रेडिट जो है वो पीपल्स पार्टी को इसलिए नहीं देता क्योंकि हमारे तो वहाँ पर मेंबर ही नहीं है। देखें, हमारी तो एक इखलाकी सपोर्ट उनके साथ थी। लेकिन मेरा सवाल ये है कि देखें, जब पीपल्स पार्टी ने सेनेट में एक ग्रुप टूटा था बलूचिस्तान अवामी पार्टी का और 4-5 मेंबर्स ने यूसुफ रज़ा गिलानी को लीडर ऑफ द अपोजिशन में वोट किया, तो हमको शो काज नोटिस कहें या एक्सप्लेनेशन कॉल की गई खाकान अब्बासी की तरफ से मौलाना फजल रहमान साहब की हिदायत के ऊपर, क्योंकि वो प्रेसिडेंट थे, वो जनरल सेक्रेटरी थे। हमारा सवाल ये है कि आज अपोजिशन की वहां की जमातों ने बलूचिस्तान अवामी पार्टी के ग्रुप को सपोर्ट किया और उनको चीफ मिनिस्टर बनाया, ठीक है। अब क्या मौलाना फजल रहमान की हिदायत पे खाकान अब्बासी साहब जमीयत उलमा इस्लाम से, बेंगल साहब से और चगजई साहब से एक्सप्लेनेशन कॉल करेंगे कि आपने क्यों बलूचिस्तान अवामी पार्टी को सपोर्ट किया? हम पे तो बड़े इल्जाम आप उस वक्त लगे थे कि जी आपने क्यों सपोर्ट किया। आज भी तो उन्होंने वही काम किया। हमने तो चलो अपना लीडर, इन्होंने तो अपने सीएम नहीं बनाया, इन्होंने तो सीएम फिर भी बलूचिस्तान अवामी पार्टी को बनाया। जो हम पे जो बातें करते थे, आज हम उस उम्मीद में हैं कि वो कब उनको फैसल करीम साहब, ये जो आपका मुतालबा तहरीक एतमाद वाला, उस पर शायद खाकान अब्बासी साहब कुछ रोज कबल हमारे प्रोग्राम में थे, वो ये कह रहे थे कि फिर पीपल्स पार्टी फिर पहले सेनेट में लेकर आए अदम एतमाद तहरीक, वहां पर तो बाज़ाहिर अददी अक्सरियत है, वहां से साबित कर दें तो फिर सूबों में ऑब्वियसली वो ऑटोमेटिकली आपके साथ होंगे, तो कहीं ना कहीं बर्फ पिघलेगी किसी मुतालबे पर। खाकान अब्बासी साहब बड़े सीनियर सियासतदान है, संजीदा सियासतदान है। आप मुझे बताएं कि हमने उस पर ऑलरेडी एक केस किया हुआ है जो कि हाई कोर्ट में अभी आखिरी उसमें है, जो उसका फैसला आ जाए। उसका जब फैसला आ जाता है और हम उम्मीद करते हैं कि हमें उसमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। अगर खुदा न खास्ता हमें पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलता तो हम डेफिनेटली जो है अदम एतमाद की तहरीक हम बिल्कुल ला सकते हैं। अगर हमारे साथ अपोजिशन ऑन बोर्ड हो, हम इसमें सेनेट में भी ला सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से अपोजिशन की जमातों ने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साथ मेहनत की थी और उनको सेंटर बनाया था मरकज में, इस तरह हम कहते हैं कि हमें मेहनत करनी चाहिए और हम अगर इकट्ठे हो जाते हैं पंजाब में भी और मरकज में भी, अदम एतमाद की तहरीक मैं समझता हूँ बड़ी बासानी के साथ कामयाब हो सकती है। लेकिन एक तरफ मरियम नवाज साहिबा कहती हैं कि नहीं, इस हुकूमत को हम 5 साल पूरे करने देते हैं। हमें ये पता नहीं है कि ये 5 साल पूरे करने फिर पीडीएम बने क्यों है अगर आप 5 साल पूरे करने दे रहे हैं। हम तो कहते हैं जमहूरी तरीका होना चाहिए। जमहूरी तरीका ये है कि अदम एतमाद की तहरीक होनी चाहिए। इस्तीफा कोई नहीं देता कि अपने उस पर आप बोलेंगे इस्तीफा दे दो और इस्तीफा दे देगा। हम तो कहते हैं जमहूरी तरीके से आए, अदम एतमाद की तहरीक लेके 2 तरीके से अर्ली इलेक्शन हो सकते हैं, जो कि मौलाना साहब की और शहबाज शरीफ साहब की ख्वाहिश है। वो ये हो सकता है अदम एतमाद की तहरीक से हम इस हुकूमत को खत्म करें और अर्ली इलेक्शन की तरफ जाएं, या फिर हुकूमत अर्ली इलेक्शन कराए। ये 2 तरीका है। तीसरा तरीका, अच्छा फैसल साहब, बतौर एक अपोजिशन रहनुमा आप इस वक्त क्या देख रहे हैं मौजूदा मुल्क में जो मौजूदा महंगाई की सूरत हाल है? अगर ये सूरत हाल आपकी हुकूमत ने होती या नून लीग की हुकूमत ने होती और पीटीआई अपोजिशन होती, जिस तरह से वो अपोजिशन करती है और हमने माजी में देखा भी है जिस तरह से पीटीआई ने अपोजिशन की है, क्या आज अपोजिशन जमातें महंगाई में पिसी अवाम के लिए हुकूमत के खिलाफ उस तरह से अपोजिशन कर रही हैं जिस तरह से आपके वोटर्स आपसे उम्मीद करते हैं? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत पहले अपोजिशन मतलब कि एज जमात हमने कॉल दी थी। हमने खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान के पूरे ज़िलों में हमने एहतजाज किए। हम आज भी एहतजाज कर रहे हैं उसके खिलाफ और ये हम करते रहेंगे। देखें, आप देखें वज़ीर आज़म साहब जब अपोजिशन में थे यही बात करते थे कि जब हुक्मरान चोर होगा तो पेट्रोल की कीमतें ऐसे बढ़ेंगी। आप मुवाजना करें, अब वो मुझे कहते हैं कि हमारे पूरे रीजन में सबसे सस्ती जो है पेट्रोल यहाँ पर आया है। आप मुझे बताएं, सिर्फ अफगानिस्तान और इंडिया को देख लें कितने पेट्रोल की कीमत है आज। अभी गूगल आप कर रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं फैसल साहब, लेकिन जब अपोजिशन ने अपनी मुत्तहिदा तहरीक का आगाज किया था तब गालिबन मुल्क में पेट्रोल 118-120 रुपए लीटर था, अब 145 रुपए लीटर पहुंच चुका है। अपोजिशन इत्तेहाद से पीडीएम बाहर निकल गई है, अलग अलग अपोजिशन हो रही है। बज़ाहिर तो आपकी अपोजिशन को कोई फर्क या अवाम को फायदा नजर नहीं आ रहा सर।
देखिए हमारे पास अगर आज भी अपनी तादाद पूरी हम अपोजिशन एज ए अपोजिशन पार्टी हम एतमाद करने को तैयार हैं, लेकिन हम हमेशा आपके फोरम पे हमेशा ये कहते हैं, उस दिन चेयरमैन बिलावल साहब ने भी कहा था, हमने भी कई बार दोहराया एज ए पार्टी तर्जुमान कि आए अदम एतमाद की तहरीक क्यों नहीं करना चाहते आप क्यों इस हुकूमत को तूल देना चाहते हैं? आए PMLN जो है एक मेजोरिटी पार्टी है जो कि मरकज में भी है लीडर ऑफ द अपोजिशन और पंजाब में लीडर ऑफ द अपोजिशन है, आए हम इनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लेके आए। इस वक्त हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं है। मुझे बताएं कि TLP का इतना बड़ा इशू हुआ, वज़ीर-ए-आज़म ने खिताब में TLP का जिक्र नहीं किया, उनके वजीर कहते हैं लेकिन कि फैसल करीम साहब फिर इस सूरत हाल में अगर हुकूमत नाम की चीज नहीं है तो अवाम के लिए अपोजिशन नाम की चीज भी नहीं है। अपोजिशन पार्टीज भी इसी तरह की जिस तरह से आप इख्तिलाफात करें उस पर पड़ी हुई हैं। देखें इख्तिलाफात अपनी जगह पर, देखिए हम तो कहते हैं, हम तो ऑफर कर रहे हैं एज ए पार्टी की, अगर हमारे पास मेंबर होते हम करते हैं, तो पोजीशन से बार बार कहने कि आए क्यों नहीं करते हैं? तो वो आपसे कह रहे हैं कि आप हुकूमती मेंबर्स गिनवा दें जो आपके साथ होंगे तहरीक अदम एतमाद में, आप वो नहीं गिनवा रहे जिस पे उन्हें एतमाद होता कि वो आपका साथ दें। फिर आपके चैनल पे तो मेंबर नहीं गिनवा सकते। हमने जब उनको कहा था कि जब यूसुफ गिलानी साहब इलेक्शन लड़ रहे थे, आपने कहा, उन्होंने कहा आप हमें टास्क दें, हम आपको पूरा करके देते हैं, आप हमारे साथ मेहनत करें। उन्होंने मेहनत की, हमने टास्क पूरा किया। आज भी हम कहते हैं कि आए तो सही ना, अब वो पहले से हथियार डाल देंगे ये कामयाब नहीं हो सकती है, ये नहीं हो सकता भाई। हम अच्छा फैसल साहब फिर ये बताएं कि मुस्तकबिल का फिर लाहेअमल आपका क्या होगा जब नजर आए ऑन ग्राउंड के वाकई अपोजिशन ऐसी अपोजिशन कर रही है जिससे अवाम को भी, जो आपके सपोर्टर्स हैं, वोटर्स हैं, उन्हें कुछ उम्मीद तो नजर आए? देखें हम अपना फर्ज एज ए अपोजिशन पार्टी पूरा निभाएंगे, हम एक जिम्मेवाराना अपोजिशन का रोल प्ले करेंगे और हम बार बार अपनी अपोजिशन जमातों को ये कहेंगे कि आए हम अदम एतमाद की तहरीक लेके आते हैं। परसों 2-3 दिन पहले जब डेरा गाजी खान में शहबाज शरीफ साहब थे, उन्होंने कहा था ये वक्त नहीं है अदम एतमाद की तहरीक लाने का। अगर ये वक्त नहीं है तो आप कब लाएंगे? साल बाद लाएंगे जब हुकूमत का टाइम पूरा हो जाएगा, जब ये लोग जो हैं वो मतलब है कि बिल्कुल इस वक्त जो है लोगों की क्या सूरत है कि 2 वक्त की रोटी लोगों को नहीं मिल रही है। आज जो दुनिया जो है, आप बाहर चले जाएं, जो तबाही हुई पड़ी है, जो बेड़ा गर्क इस हुकूमत ने इस मुल्क का कर दिया है, इससे और ज्यादा क्या तबाह करेंगे आप? उस वक्त से हमें डरना चाहिए कि जब ये लोग बगैर किसी लीडरशिप के रोडों पर निकल आए तो उसको ना आप कंट्रोल कर सकेंगे, ना पॉलिटिकल पार्टीज कर सकेंगी, ना कोई और कर सकेगा। फिर खुदा माफी दे कोई ऐसी सिचुएशन हो जाएगी तो फिर जो है ना हुक्मरान बचेंगे और ना कोई और बचेगा। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल करीम खंडी साहब हमारे साथ आप मौजूद थे। नाज़रीन ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और कुछ और अहम मामला हैं जिस पर बात करेंगे। वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन। N133 ज़िमनी इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार जमशेद इकबाल चीमा और उनकी कवरिंग उम्मीदवार उनकी अहलिया मुस्तरद जमशेद चीमा साहिबा के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने पर उनकी जानिब से दायर की जाने वाली अपील आज लाहौर हाईकोर्ट के अपीलेट ट्रिब्यूनल की जानिब से मुस्तरद कर दी गई है। क्या मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात के उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो जाना इस जमात के ज़िमनी इलेक्शन समेत दीगर मामलात में संजीदगी पर सवाल नहीं है? इस अहम इशू पर जिस मोअज़्ज़ज़ मेहमान से बात करेंगे, सबसे पहले हम सवाल अपना आवाम के सामने रख देते हैं। हमारा सवाल यह है कि N133 ज़िमनी इंतखाबात तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार की अपील लाहौर हाईकोर्ट से मुस्तरद, क्या ये तहरीक इंसाफ उम्मीदवार की नाअहली है या हिकमत अमली? हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा मुस्तरद जमशेद चीमा साहिबा। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम हमें वक्त देने के लिए। वजूहात क्या हैं उस पर तो हम आपसे बात करेंगे, पहले ये बताइएगा कि अब अगला लाहेअमल आपका क्या होगा इस अपील के मुस्तरद होने के बाद? मैडम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। अगला हमारा लाहेअमल भी हम हाई कोर्ट में जाएंगे और इंशाल्लाह हम ये उम्मीद और तवक्को रखते हैं कि हाई कोर्ट इंसाफ पे मबनी फैसला करेगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है और डेमोक्रेसी की जो रियल सेंस है उसको प्रिवेल करने के लिए इंशाल्लाह हमें जरूर इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी जाएगी। बिकॉज एक टेक्निकल एरर की बुनियाद पे आप एक सियासी जमात को इस प्रोसेस से आउट नहीं रख सकते। जो हमारा मौक़िफ़ है वो ये है कि हमारे जो प्रपोजर हैं वो पिछले 50-60 सालों से हमारे NA-133 के रिहायशी हैं। उन्होंने कभी चेंज ऑफ वोट की एप्लीकेशन नहीं दी। उनकी बाकी तमाम फैमिली मेम्बरान के पेरेंट्स, उनकी वाइफ, उनके बहन भाइयों के आईडी कार्ड के एड्रेसेस भी सेम है और हमारे NA-133 के अंदर उनके वोट्स मौजूद हैं, जबकि वो इस हल्के से सियासत भी करते हैं, काउंसलर एंड चेयरमैन उनके इलेक्शन भी लड़ते हैं। इसलिए इंशाल्लाह ताला क्या वो अपना वोट मैडम इसी हल्के में डालते रहे हैं पिछले आम इंतखाबात में भी 2018 के?
जी देखिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, अभी जब ये सारा वाकया हुआ तो उससे ये पता चला कि 2018 में भी शायद उनका चेंज हो गया था, लेकिन उन्होंने कभी चेंज की एप्लीकेशन नहीं दी, बिकॉज वो खुद इधर की लोग। लेकिन 2018 में जो चेंज हो गया था उनका वोट, क्या ये आपको उनको प्रपोजल बनाने से पहले नहीं पता था या अब पता चला है जब ये सारी सूरत हाल सामने आई है? नहीं जी, इसका पता तो उनको खुद भी नहीं था अनफॉर्चुनेटली, और उसकी वजह ये है कि वो आम लोग नहीं थे, वो उस जो इलाका है अपने इलाके के, वो लोकल गवर्नमेंट के की जो सियासत है उसमें वो हिस्सा लेते रहे हैं और इलेक्शन लड़ते रहे हैं। और ये सिर्फ एक केस नहीं है, इसको हम चैलेंज कर रहे हैं वोटर लिस्ट को भी, कि हमारे जो पीटीआई के एक काउंसलर है हमारी खातून, और उनके हस्बैंड है, जो कि पिछली दफा भी उन्होंने लोकल गवर्नमेंट का, बल्कि दो दफा वो। मुशर्रफ साहब, फिर एक चीज जरा हमारे लिए आसान कीजिएगा कि डेफिनेटली सबसे बड़ी सियासी जमात जो 2018 में कंटेंट कर रही थी गवर्नमेंट के लिए भी इस एम और इस तैयारी के साथ डेफिनेटली आप इलेक्शन लड़ रहे थे, और आपका पहला इलेक्शन नहीं था, तजुर्बा भी बड़ा सियासी था आपको, क्या वोटर लिस्टें आपके पास पहले नहीं थी? क्या पहले वेरीफाई नहीं? अपने इतने अहम कारकुनों के वोट का भी आपको नहीं पता था कि वो चेंज हो गए, वो अब उस हल्के में नहीं रहे? देखिए, ये बात वाकई एक ट्रेजेडी है कि हम सिर्फ इनकी बात ये तो हुए हमारे और भी जो लोकल गवर्नमेंट के अंदर जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं लोकल बॉडीज के इलेक्शन में, वो भी हमारे पास अब हम कोर्ट में जाने लगे हैं। हमारा केस एक और हम तैयार कर रहे हैं कि हमारे जो लोकल गवर्नमेंट के जो नुमाइंदे थे उनके भी वोट चेंज कर दिए गए, जो खुद वहाँ से इलेक्शन लड़ते हैं ताकि वो हिस्सा ना ले सकें। ये बहुत एक अहम नुक्ता है जिसके ऊपर हमने ये हम जा रहे हैं। वजह यह है कि हमने हमेशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वोटर लिस्टों को चैलेंज किया, लेकिन ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि वो इलेक्टोरल रोल्स वो जिनके तहत आपके इलेक्शन होने होते हैं, हम अब इसके ऊपर कम अज कम इस एक हल्के को, शायद ये अल्लाह की इसमें ये बेहतरी हो कि अब तमाम वोटर लिस्टें साफ हो जाएंगी। और ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन ने ये जो वोटर लिस्टें हैं इनको करेक्शन करने के लिए जो 2 मुहिम का इन्होंने ऑर्डर जारी किए हुए हैं, जो कि 6 नवंबर ऑनवर्ड शुरू होनी थी। इवन हमारी कंस्टिट्यूएंसी। अच्छा मुशर्रफ साहब, इस सारी सूरत हाल में इलेक्शन कमीशन ने तो स्केड्यूल दे दिया है ज़िम्मी इलेक्शन का, ज़ाहिर है आपकी अपील भी मुस्तरद हुई, आप डेफिनेटली दोबारा जाएंगे अपील के लिए, तो क्या इस सारी सूरत हाल में आप ये चाहेंगे कि ये इलेक्शन पोस्टपोन हो, मुलतवी हो, फिर उसके बाद जब सारी वोटर लिस्टें वेरीफाई हो तब ये इलेक्शन हो? देखिए जी, नहीं, फिल वक्त तो हमारी ये है कि एक टेक्निकल एरर है और कोर्ट जो है वो बिल्कुल हमें रिलीफ देगा। क्यों देगा? उसकी वजह ये कि हम एविडेंस कोर्ट को हमारे पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस है वो कि हमें कम से कम रेस में डाला जाए। उसके बाद दूसरा हमारा जो मसला है वो ये कि हमारे हल्के की वोटर लिस्ट भी अगर आप डोर टू डोर कैंपेन के तहत ठीक करने का अगर ऑर्डर आपने जारी किया है तो इलेक्शन कमीशन ने बिलफर्ज अगर हम ये इमेजिन कर लें कि आपकी इस उम्मीद के मुताबिक अदालत से आपको रिलीफ मिल जाएगा और आपको इजाजत मिल जाएगी इलेक्शन लड़ने की, तो फिर वोटर लिस्ट वाला मामला बाद में देखेंगे, पहले इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे ये वाला? जी, हम इलेक्शन तो हर सूरत कंटेस्ट करेंगे, लेकिन ये भी बड़ा गंभीर मसला है देखें, जिसकी वजह से हम इलेक्शन प्रोसेस से आउट हो गए, तो हम इसको भी जाने तो नहीं देंगे। लेकिन हम फिल वक्त चाहते हैं कि एक टेक्निकल एरर की बुनियाद पे मैं PMLN से भी ये करूंगी कि अगर आप मैदान में हमें हराए तो वो आपको ज्यादा, आपको की बड़ी मकबूल जमात है, तो टेक्निकलिटीज के पीछे मत छुपे, आप ग्राउंड में आके देखें कि कौन पॉपुलर ज्यादा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तरद चीमा साहब हमारे साथ आप मौजूद थी। नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान का सवाल से मुझे इजाजत दीजिए, पाकिस्तान के दीगर सवालों के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह ने के पास।